वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 9th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 की और पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको जो फायदा होने वाला वो ये है कि इस चैप्टर में से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उनका आपको इल्म होगा और बहुत से जो पॉइंट्स हैं आप लोगों के वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने से। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों को बर वक्त मिले। और 10th क्लास के बायोलॉजी के पूरी बायोलॉजी के हम लोग लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं अपने इस ही चैनल पर, वो उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है सेल साइकिल, यानी जान लेते हैं जी सेल साइकिल वाला जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं और एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं इस टॉपिक में से जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल वाला जो टॉपिक है इसमें पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है व्हाट इज मेंट बाय सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल से क्या मुराद ली जाती है। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आप लोग लिखोगे कि सेल साइकिल वाकयात का एक सिलसिला होता है, यानी सेल साइकिल सेल की जिंदगी में वाकयात का एक सिलसिला होता है जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर, यानी एक सेल जैसे ही पैदा होता है तो वो सेल साइकिल उसका शुरू हो जाता है। तो वो पैदा होने से लेकर माइटोसिस के जरिए स्टूडेंट्स नए सेल पैदा करता है। नोट कर लीजिए कि एक सेल जो है वो पैदा होने से लेकर माइटोसिस के जरिए नए सेल बनाता है। अब अगर बात की जाए सेल साइकिल की तो ये दो बड़े मरहल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो मरहला है यहाँ पे वो है इंटरफेस और दूसरा मरहला है माइटोटिक या फिर एम फेज। नोट कर लीजिए ये दो मराहल होते हैं सेल साइकिल के। अब इनमें जो माइटोटिक फेज है या फिर एम फेज है ये मुख्तसर मरहला होता है और जो इंटरफेज है ये लंबा मरहला होता है, ये तवील मरहला होता है। माइटोटिक फेज जो है वो इंटरफेज के साथ अदल बदल कर आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब सेल इंटरफेज में दाखिल होता है तो उसकी मेटाबॉलिक जो सरगर्मियां होती हैं वो अरूज पर होती हैं। मेटाबॉलिक सरगर्मियां जो हैं अरूज पर होती हैं, यानी पेचीदा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं जब सेल इंटरफेज में होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये भी बात नोट कर लेनी है यहाँ पे कि जो इंटरफेज है इसके जो मराहल हैं यानी वो कितने हैं। तो इसके 3 मराहल हैं जी इंटरफेज के। सबसे पहले यहाँ पे जो मरहला है G1 फेज, इसको पहला जो है इंटरफेज का मरहला है, इसमें जो है वो प्रोटीन तैयार होती है। S फेज जो है ये भी आपने नोट कर ले और G2 फेज है। तो ये 3 मरहले हैं जी इंटरफेज के, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लोगे कि इंटरफेज के 3 मरहले हैं। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं G1 फेज और जान लेते हैं कि जब सेल G1 फेज के अंदर दाखिल होता है तो सेल के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। तो पैदा होने के बाद जैसे ही सेल इंटरफेज के मरहले G फेज में दाखिल होता है तो इसमें ये प्रोटीन की फ्राहमी जो है वो बढ़ा देता है, यानी सबसे पहले एक नया सेल बना है तो उसने फौरन इंटरफेज में दाखिल होना है और इंटरफेज का G1 फेज जो है उसमें दाखिल हो जाना है। और जब उसमें दाखिल होगा तो प्रोटीन की जो फ्राहमी है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, यानी सेल अपने लिए प्रोटीन की फ्राहमी बढ़ा देगा। उससे आगे ये अपने कई ऑर्गेनेले यानी जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह इनकी भी तादाद बढ़ाता है और साइज में बढ़ जाता है जी। सिंपल सी बात है कि तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि सेल पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इंटरफेज के G1 फेज में दाखिल हो गया और वो उसने प्रोटीन की फ्राहमी बढ़ाई अपने लिए और बहुत से ऑर्गेनेले जिस तरह से राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ी तो उसके साइज में भी इजाफा हो गया। इस मरहले की एक पहचान ये भी है कि यहाँ पे एक एंजाइम्स की तैयारी भी करवाई जाती है। अब ये एंजाइम्स जो तैयार हुए हैं G1 फेज में तो इसने इस्तेमाल नहीं होना, बल्कि S फेज में ये क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि जैसे ही सेल पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो फौरन G1 फेज में चला जाता है। G1 फेज में जाता है तो प्रोटीन की जो फ्राहमी है वो अपने लिए बढ़ा लेता है और अपने कई ऑर्गेनेले जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स इनकी
तादाद जो है वो बढ़ती है और साइज बढ़ जाता है, और इसकी पहचान ये भी होती है कि एक ऐसा एंजाइम इस मरहले में तैयार करवाता है जिसने एस फेज के अंदर जाके इस्तेमाल होना होता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि इंटरफेज के G1 फेज के बाद जो मरहला शुरू होता है एस फेज, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय एस फेज, यानी एस फेज से क्या मुराद है। तो आप लोग इसके जवाब में लिखोगे कि इस मरहला में क्रोमोसोम्स की कापियां तैयार करता है जी सेल जो है इस मरहले में जब दाखिल होता है तो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी कापियां तैयार होती हैं, और इसके नतीजा के तौर पर हर क्रोमोसोम्स के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड जी हर क्रोमोसोम्स के पास हो जाते हैं एस फेज में। ये बात नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं एस फेज के बाद शुरू होने वाले G2 फेज की, और G2 फेज में जानते हैं जी सेल क्या करता है। सेल जो है इसमें प्रोटीन तैयार करवाता है। अब ये जो प्रोटीन इस फेज में सेल ने तैयार करवाई है यानी G2 फेज में, उसने स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होना है, यानी स्पिंडल फाइबर्स के लिए ये प्रोटीन जरूरी होती है। उसके बाद जब सेल इंटरफेज का G2 फेज कंप्लीट कर लेता है तो वो डिवीजन फेज में दाखिल हो जाता है। डिवीजन फेज की पहचान ये होती है कि इस फेज में सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए दो डॉटर सेल बना देता है। इसकी पहचान स्टूडेंट नोट कर लीजिए डिवीजन फेज की, कि इसके अंदर माइटोसिस के जरिए एक सेल दो डॉटर में तकसीम हो जाता है, और उसके बाद जो सेल होता है वो तकसीम होने का काम या तो आरसी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर तकसीम होने का काम रोक देता है। और जब ये रुक जाता है तो इस हालत को बोला जाता है कि सेल ख्वाबिदगी या तकसीम ना करने की हालत में पहुंच चुका है, और इस मरहले को G0 फेज बोला जाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं G0 फेज, यानी G0 फेज की हम लोग बात कर लेते हैं कि तकसीम ना करने की हालत में कौन कौन से सेल जाते हैं और कौन से गैर माने मुद्दत के लिए जाते हैं और कौन से नीम मुस्तकिल तौर पर तकसीम नहीं होते, और कौन से सेल ऐसे हैं जो कि जानदार की तमाम जिंदगी के दौरान तकसीम होते रहते हैं, कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले जी यहाँ पे गैर माना मुद्दत के लिए जो सेल जाते हैं ख्वाबिदगी में या तकसीम ना होने की हालत में, वो है नर्व सेल जो होते हैं ये गैर मायना मुद्दत की तक जो है अपने आप को तकसीम करना रोकते हैं। उसके बाद कुछ सेल ऐसे भी हैं जो नीम मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं, जैसा कि जिगर हो गया, गुर्दे के चंद सेल वगैरह हो गया। लेकिन एपिथेलल स्टूडेंट नोट कर लीजिए, एपिथेलल स्टूडेंट्स कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं होंगे, यानी वो तमाम जिंदगी तकसीम ही होते रहते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये भी बात बोलोगे कि सर जो एपिथेलल टिश्यूज हैं जब वो तकसीम होते रहते हैं जानदार में जब तक उसकी जिंदगी होती है, तो एपिथेलल टिश्यूज का तो बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा जानदार के जिस्म में। लेकिन स्टूडेंट ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ सेल्स की डेथ भी होती रहती है और उनकी जगह पर नए जो हैं वो सेल्स जो हैं वो बनकर आते रहते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, एपिथेलल कभी भी ख्वाबिदगी में दाखिल नहीं। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में है, वो है माइटोसिस आपके स्मार्ट सिलेबस में जी शामिल टॉपिक है, और इसकी हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि माइटोसिस वाले टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से बन सकते हैं। अब स्टूडेंट करते हैं कि माइटोसिस वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि माइटोसिस का नाम किसने मुतारफ करवाया और कब करवाया। तो यहां से आपने याद रखना 1880 की दहाई थी, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग, उसने क्या किया, उसने एक तकसीम होने वाले सेल में न्यूक्लियस में तब्दीलियों का एक सिलसिले से गुजरता है, यानी उसने इस बात का मुशाहदा किया कि एक तकसीम होने वाला जो सेल है उसके न्यूक्लियस में मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं, तो उसने न्यूक्लियस में होने वाली इन तब्दीलियों को नाम दिया माइटोसिस का। और कब दिया, 1880 में वाल्टर फ्लेमिंग ने। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट यहां से अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज मेंट बाय माइटोसिस, यानी माइटोसिस से क्या मुराद है। तो इसके जवाब को आपने यहां से स्टार्ट करना है कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन होती है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, यानी माइटोसिस जो है एक सेल डिवीजन है
और इसमें एक सेल के 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद इतनी ही रहती है जितनी उसके पेरेंट के पास होती है। स्टूडेंट इस बात को नोट कर लीजिए कि माइटोसिस में एक सेल 2 डॉटर में बदल जाता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स उतनी ही होगी जितनी उसके पेरेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि बाइनरी फिशन से क्या मुराद है। तो आपने इसके जवाब में लिखना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। देखिए आप लोग इस बात से फेमिलियर हो पहले ही कि जानदार की जिसामत या तो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है या यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी। अगर जानदार प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन कहलाती है। अब यहां से एक और बात आपने नोट करनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें माइटोसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती इसमें? तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। वो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे लिख देना है। 1880 में जो वाल्टर फ्लेमिंग था उसने न्यूक्लियस में होने वाली जो तब्दीलियां थी उन्हीं को माइटोसिस का नाम दिया था, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो लिहाजा इसलिए इसमें माइटोसिस नहीं होती, बल्कि माइटोसिस की तरह की ही बाइनरी फिशन होती है। इसमें सेल डिवीजन जो बाइनरी फिशन है वो। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन, वो है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। दोनों में डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस का लिखना है कि न्यूक्लियस की तकसीम यानी न्यूक्लियस की डिवीजन जो है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस की जो तकसीम है ये स्टूडेंट्स आगे मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होती है, पैरोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो आप लोगों ने इन मरहलों में सेल में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनको भी अच्छे से अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है स्टूडेंट्स। ये तब्दीलियां पूछी जा सकती हैं एग्जाम से में, तो आप लोग इनको पैरोफेज को पढ़ के यहाँ से देख लोगे और आप लोग अच्छे तरीके से देख लोगे कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं और कौन कौन सी तब्दीलियां कब कब सेल्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स वगैरह की डुप्लीकेशन वगैरह होती है। तो ये सारी बातें आप लोग पैरोफेज में होने वाली तब्दीलियों को आप लोग नोट कर लोगे सारे टॉपिक को पढ़ के। उसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस का नेक्स्ट फेज आता है जी, नेक्स्ट फेज आता है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में ये ही होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जब वो काफी हद तक लंबे हो चुके होते हैं तो चंद स्पिंडल फाइबर्स यानी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ जुड़ते हैं, और कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब जो ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स पर खंचाव की एक कुव्वत लगाते हैं, जिसके नतीजा में ये जो है अपने आप को एक सेल के इक्वेटर में तरतीब दे देते हैं और जिससे मेटाफेज प्लेट बनती है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मेटाफेज प्लेट जो है वो मेटाफेज के अंदर जो है बनती है, यानी जब न्यूक्लियस जो है इस फेज में डिवीजन के इस फेज में दाखिल होता है जिसको मेटाफेज बोलते हैं, तो यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है। ये एमसीक्यूज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर के साथ जुड़े होते हैं तो इनके सेंट्रोसोम की तरफ ये खंचाव लगाते हैं और जिससे स्पिंडल फाइबर्स की ये खंचाव की कुव्वत जो है जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनको अलहदा कर देती है। जब वो सिस्टर क्रोमैटिड अलहदा हो जाते हैं तो वो अपने अपने मुखालिफ कुतबीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस तरह से दो मुखालिफ कुतबीन पर क्रोमोसोम्स के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं और ये एनाफेज में कुछ ऐसा होता है। उसके बाद टेलोफेज जो है वो पैरोफेज के बिल्कुल उल्ट होता है, यानी जो जो वहां पे तब्दीलियां आई थी पैरोफेज में यहाँ पे उसके उल्ट होंगी। वहां पे न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हुआ था, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स के सेट के गिर न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा और उसके बाद जो है बहुत सी तब्दीलियां यहाँ पे वही होंगी सारी की सारी जो कि पैरोफेज में हुई थी, लेकिन उसके उल्ट होंगी। स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि बायो का जो 10th क्लास का कोर्स है वो आप लोगों को कंप्लीट मिल सके हमारे इस चैनल के जरिए। तो आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अब साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। इसमें
उसके बाद क्लेवेज फ्रो जो है, क्लेवेज फ्रो कहां पर बनती है जी, आप लोगों ने याद रखना है कि जिस मुकाम पर मेटाफेज प्लेट बनी थी वहां पर एक झरी बनती है जिसको क्लेवेज फ्रो बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग डायग्राम भी स्टूडेंट देख लो, डायग्राम से हम लोग ये सारे पॉइंट जो है वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये एक सेल है और ये सेल जो है पैदा होने के बाद जो है ये जी माइटोसिस फेज में जब दाखिल हुआ है, सेल डिवीजन वाले फेज में यानी माइटोसिस में आया है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स था, ये देखें ये क्रोमाटन जो था, ये जो दागे नमा मादा था, ये आप लोग नोट कर ले, ये सिकुड़ता है। और यहाँ पे सेंट्रोसोम, ये यहाँ पे नोट करें आप लोग, ये सेंट्रोसोम जो है ये मुखालिफ कुतुबीन की तरफ हरकत करते हैं। उसके बाद पैरोफेज में ही होता है कि सिकुड़ने का अमल जारी रहता है यहाँ पे और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम्स की मुखालिफ सिमत में जाने की वजह से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं। उसके बाद सेल जो है पैरोफेज में ही होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो ये ग्लाव था ये टूट जाता है। तो नोट कर लीजिए जी पैरोफेज में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, यानी यहाँ पे आप लोग कहोगे कि जो क्रोमाटन है वो सिकुड़ता है, सेंट्रोसोम जो है वो जो है उसकी रेप्लिकेट होता है यानी मुखालिफ कुतुबीन की तरफ हरकत करता है। उसके बाद यहाँ पे नोट करें ये बात कि क्रोमाटन जो है वो और सिकुड़ने का काम जारी रखता है और जब ये रेप्लिकेट करते हैं सेंट्रोसोम जो है ये स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें गायब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर के साथ जुड़ते हैं। ये मेटाफेज में ऐसे होता है और ये क्रोमोसोम्स को खते अस्तवा पर तरतीब दे देते हैं जिससे मेटाफेज प्लेट बन जाती है। उसके बाद देखें एनाफेज में जब चला जाता है तो ये जो सेंट्रोसोम है ये अपने कुतुबीन की तरफ स्पिंडल फाइबर्स को खींचते हैं जिससे इन पर खंचाव की एक फोर्स लगती है और ये फोर्स जो है क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं उनको अलग-अलग कर देती है और इस तरह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं वो अलग अलग जो है पॉइंट के ऊपर जो है वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद सेल जो है वो टेलोफेज में दाखिल हो जाता है। जब टेलोफेज में दाखिल होता है तो ये आखिरी जो है वो मरहला होता है और इसके अंदर जो है पैरोफेज वाला उल्ट काम होता है जी। न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे गायब हुई थी तो सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद न्यूक्लियोलस भी गायब हुए थे तो न्यूक्लियोलाई ये देखें ये भी आ चुके हैं और उसके बाद जो है स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बने थे यहाँ पे दोबारा जो है स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं और सेंट्रोसोम बन जाते हैं। सारी निशानियां जी आप लोग नोट कर लो, यहाँ पे टेलोफेज में पैरोफेज के बिल्कुल उल्ट हुआ है। उसके बाद जहां पे ये जो खते अस्तवा पे मेटाफेज में एक प्लेट बनी थी उस वहां पे एक क्लेवेज फ्रो बन जाती है ये वाली और उसके बाद सेल जो है एक सेल जो है दो डॉटर में जो है वो तकसीम हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है ये देख लीजिए दोनों में न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। उसके बाद ये सेल या तो ख्वाबेदगी में चले जाएंगे या फिर दोबारा से तकसीम करने का काम जो है वो जारी कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो थोड़ा सा लंबा ही टॉपिक हो गया लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी था। अब स्टूडेंट ये भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो हैं ये आप लोगों ने देखना है कि ये सिर्फ पौधे में बनते हैं जी, पौधे के सेल में बनते हैं ये। जब पौधे के सेल में साइटोकाइनेसिस का अमल जो है वो जानवर के सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गाल्जी ऑपरेटर्स जो होते हैं जो वो थैलियां बनाते हैं छोटी छोटी जिनको वेसिकल्स बोलते हैं, ये दरमियान में आकर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, आपस में जम हो जाती हैं और एक मेम्ब्रेन में लिपट जाती हैं जिससे ये डिस्क बनती हैं। और ये डिस्क या प्लेट जो कि बनी है गाल्जी ऑपरेटर्स से बनने वाली छोटी छोटी थैलियों के जम होने से और उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपट गई है तो इस ही को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्टिड्स। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो कि इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। स्टूडेंट बात कर लेते हैं माइटोसिस की अहमियत की। यहाँ से डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो जानदार की माइटोसिस के जरिए ही होती है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, एक सेल है और ये सेल माइटोसिस के जरिए जो है दो बनाता है, ये दो देखें आगे माइटोसिस के जरिए, और इस तरह से बनते बनते आगे जो है जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट की ग्रोथ होती है तो मुकम्मल एक जानदार फर्द बन जाता है, और ये सेल्स का जो अजाफा हुआ है ये माइटोसिस के जरिए ही हो पाता है। उसके बाद सेल की तब्दीली यानी रिप्लेसमेंट ऑफ सेल जो है ये भी माइटोसिस के जरिए ही हो पाती है। जिस तरह से जिल्द या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नाली है, मैदे की नाली है, उससे सेल्स जो है उतरते रहते हैं और उनकी जगह पे जो नए सेल आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे पुराने उतरे हैं। और वो बनते कैसे हैं, वो माइटोसिस के जरिए ही बनते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स होता है इनका दौरान हयात 4 मंथ होता है। 4 मंथ के बाद इनकी डेथ हो जाती है, और जब इनकी डेथ होती है तो साथ साथ नए बी बनते रहते हैं। तो ये बी सेल की रिप्लेसमेंट जो है वो माइटोसिस के जरिए ही हो पाती है। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन में ये होता है कि कुछ जानदारों के अजसाम के कुछ हिस्से जो हैं वो जब जाया हो जाते हैं किसी वजह से, उनको दोबारा बनाने की खासियत उन जानदार में मौजूद होती है। जो नए सेल जनरेट हुए हैं वो भी माइटोसिस के जरिए ही जो है दोबारा सेल जो है जानदार जो है वो बनाता है। अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया जानदार बनता है उसके पास जो सेल्स होते हैं वो भी माइटोसिस के जरिए ही आते हैं। मसलन हाइड्रा बडिंग जो है, इसमें देख लें जी, हाइड्रा बडिंग में यानी बड कैसे बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस अमल के दौरान हाइड्रा के जिस्म की सतह के ऊपर सेल्स में माइटोसिस होती है, यानी जो हाइड्रा है उसके जिस्म के ऊपर जो सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है और सेल्स का एक मजमुआ बन जाता है जिसको बड बोलते हैं। नोट कर लीजिए जी, बड किसे बोलते हैं कि हाइड्रा के जिस्म की सतह के ऊपर सेल्स जो है माइटोसिस करते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे सेल्स का एक मजमुआ इकट्ठा हो जाता है और उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बड है। पौधे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए भी ये इसी तरह से सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं माइटोसिस में गलतियों की और जान लेते हैं कि माइटोसिस में अगर कुछ गलतियां हैं तो उसका जानदारों को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाज औकात जो है जीन्स में तब्दीली हो जाती है यानी म्यूटेशन हो जाती है, और जिसके नतीजा में जानदार के अंदर अब नॉर्मल सेल्स की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाती है, रसोलियां बन जाती हैं और इस अमल को ट्यूमर बोला जाता है। जब ये ट्यूमर एक ही जगह पर रहते हैं तो इनको B9 ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन अगर ये ट्यूमर दूसरे टिश्यूज पर हमला करना शुरू कर दें तो इनको मैलिग्नेंट या फिर कैंसर ट्यूमर बोला जाता है। और एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि B9 ट्यूमर मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर में डिफरेंस बताएं क्या है। तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि म्यूटेशन में जो जीन्स में म्यूटेशन की वजह से सेल्स की जो अब नॉर्मल अफजाइश है उसमें अजाफा होता है, उससे रसोली बनती है। अब ये रसोली जो बनी है अगर ये एक ही जगह पर रहे तो इसको B9 ट्यूमर, अगर ये दूसरों पर टिश्यूज पर हमला करना शुरू कर दे, उनको खत्म करना शुरू कर दे, तो उसको मैलिग्नेंट या फिर कैंसर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से बीमारी का फैलाव क्या मुराद है, यानी मेटास्टेसिस से क्या मुराद है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके जवाब में आप लोगों ने लिखना है कि ट्यूमर जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर भेजते हैं जहां नए ट्यूमर्स बन जाते हैं, और इस अमल को बीमारी का फैलाव बोला जाता है। अब स्टूडेंट, बात कर लेते हैं मियोसिस की, और मियोसिस से क्या मुराद है। 2 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये मियोसिस जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल होता है वो तकसीम होता है जी, और 4 हैप्लॉइड बनाता है। अब यहाँ से अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या फर्क है। तो आपने जवाब में लिखना है जी, डिप्लॉइड जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम्स होमोलोगस की शक्ल में मौजूद होते हैं, और जो हैप्लॉइड होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, यानी क्रोमोसोम्स जोड़ों की सूरत में प्रेजेंट नहीं होते हैप्लॉइड में, लेकिन डिप्लॉइड में जोड़ों की सूरत में। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं मियोसिस के मराहिल की, लेकिन मराहिल की बात करने से पहले आपने इस बात को नोट करना है कि मियोसिस को कब और किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 1876 में ऑस्कर हर्टविग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इसके मरहले जी आप लोग अच्छे तरीके से देख लोगे। यहाँ पे जो अक्सर पेपर में आने वाला क्वेश्चन बनता है वो बनता है साइनेप्सिस से क्या मुराद है। तो आपने लिखना है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब लंबाई के रुख एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो जो है अमल जो है साइनेप्सिस कहलाता है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा होता है उसको
बाइवोलेट भी बोलते हैं और उसको टेट्रेड भी बोला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से क्रॉसिंग ओवर अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पे होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो आपस में अपने हिस्सों का तबादला करते हैं, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। उसके बाद क्यास मीटा से क्या मुराद होती है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे बन रहा है जी वो देख लें आप लोग, यहाँ पे मेटाफेज है, ये भी आप लोग देख लोगे, एनाफेज, टेलोफेज आप लोग देख लोगे। उसके बाद सिग्निफिकेशन आप लोग देख लोगे, मियोसिस की अहमियत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग चाहते हो 10वीं क्लास में डिटेल बायोलॉजी के लेक्चर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अब स्टूडेंट मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं जी। ये एक सेल है, अगर तो ये माइटोसिस में दाखिल होता है तो माइटोसिस में आप लोग ये बात नोट करोगे सेल में कि होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े नहीं बनाएंगे यहाँ पे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में प्रेजेंट नहीं होंगे माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़े भी बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग इस बात को नोट भी कर लें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने जोड़े बनाए हैं और ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी करने वाले हैं। लेकिन माइटोसिस में ऐसा कोई सीन नजर नहीं आएगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं वो आपको मियोसिस में ही नजर आएंगे। उसके बाद जैसे ही ये जो अगले मरहले में दाखिल होता है माइटोसिस के, तो यहाँ पे देखें मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए अकेले क्रोमोसोम्स तरतीब पाते हैं जी। देख लें इस बात को, मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए अकेले ही क्रोमोसोम ने तरतीब पाई है यहाँ पे। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं वो तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, क्योंकि मियोसिस में जो है वो क्रोमोसोम जो है होमोलोगस जोड़ों की सूरत में प्रेजेंट होते हैं जी। ये सेकंड डिफरेंस था यहाँ पे। अब हम लोग थर्ड डिफरेंस देखते हैं मियोसिस और माइटोसिस में। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स टूटते हैं, यानी इनफरादी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही टूटते हैं यहाँ पे और मुखालिफ कुतबीन की तरफ हरकत करते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ पे कि इनफरादी क्रोमोसोम्स टूट रहे हैं, लेकिन मियोसिस में देखें क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं वो टूट रहे हैं जी, और ये मुखालिफ कुतबीन की तरफ जाते हैं। यानी यहाँ पे इनफरादी जो है क्रोमोसोम्स खींचे चले जाते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो मुखालिफ कुतबीन की तरफ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें डॉटर न्यूक्लाई में क्रोमोसोम्स हप्लाइड होते हैं जी, यहाँ पे हप्लाइड होते हैं। और यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए जी, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी उतने ही होते हैं जितने पेरेंट के पास थे। और यहाँ पे जो है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि 10वीं क्लास का कोर्स भी आप लोगों को मिले जब आप लोग 10वीं क्लास में हो बायो का, और आप लोगों को एग्जाम में मैक्सिमम नंबर मिल सके। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।